हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? बहुत बढ़िया है। क्या आप वाकई नोट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं? सच्ची बताओ मुझे। हाँ, सुबह शाम पढ़ने के लिए बोल रखा है भाई। नोट्स पढ़ना बहुत कंपलसरी है। बुक बुक पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट होती है। पढ़ो कोई ना कोई बुक। एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, कोई रेफरेंस बुक पढ़ो। लेकिन कम से कम जो वीडियो में बताया उतना तो पढ़ो। दैट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर आवर बॉडी। जितना जरूरी है ना उतना ही वो जरूरी है। किसी भी एग्जाम के लिए यदि आपको फिजिक्स सीखनी है तो ये जो मैं कम से कम जो वीडियो में करा रहा हूँ वो तो करना ही करना है भाई। बाहर के क्वेश्चंस नहीं मिलते, आप इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कर लो। लेकिन फिर भी प्यारे जवानों, कोशिश ये करो कि किसी ना किसी बुक से आप क्वेश्चंस करें। एनसीईआरटी से करें, कोई दूसरी रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो करते हैं उसमें पढ़ें। ठीक है। और हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए अपने को, आपको पता ही है, अपनी ज्ञान बूस्टर भी है, तो आप उसको भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ की प्लानिंग कर रहा हूँ। यदि वो टेस्ट सीरीज़ जैसे लॉन्च होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और, वैसे तो मैं सारा कोर्स लाइन टू लाइन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। फिर भी कुछ लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि जी आप लाइव सेशन भी लेते हो क्या, हमारे पर्सनल डाउट्स के लिए आपकी कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड है क्या? तो मैं अपना एक नंबर लिख लो आप, 8813 8813 960 960। ठीक है, याद भी हो गया होगा, 960960। आप इस पर ज़रूर पूछो। यदि डेफिनेटली कभी भी हेल्प हो पाएगी तो मैं ज़रूर आपसे करूँगा। लाइव सेशंस की बात ये है कि यदि संभव होगा तो मैं ज़रूर लूँगा। तो आपको यदि रिक्वायरमेंट है तो आप लिख लीजिए। ठीक है। वैसे मैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। और बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस एक चीज़ की फिक्र करिए आप कि आप सुबह शाम नोट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। क्योंकि यदि आप सुबह और शाम नोट्स नहीं पढ़ेंगे ना तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कन्फर्म है कि हम कामयाब नहीं होंगे। ये कन्फर्म है। इसमें कोई दुविधा, कोई झोल, कोई वो बात नहीं है कि कोई छुपाने वाली बात है ना। कन्फर्म है कि हम कामयाब नहीं होंगे यदि हम रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है। और देखो सच्चाई बताता हूँ मैं, यदि आपके दिमाग में ये है कि जी ऑनलाइन तो क्या पढ़ना साहब, लॉकडाउन के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। देखो ये अभी का जो समय है ना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। डेफिनेट सी बात है, ऐसी बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई है तो ऐसी घटनाएं हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आए। लेकिन फिर भी आ गई। अब आ गई तो हम इसमें हताश निराश ना हो। आप घर पे सेल्फ स्टडी करें। जितना मेरे से बन रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाऊँ। जल्दी ऑनलाइन भी आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो यदि आपका टारगेट नीट का है, जेई मेंस तक का है, जेई एडवांस के लिए मैं कुछ अलग लेक्चर्स डालूंगा, इनके अलावा एडवांस लेक्चर्स डालूंगा। ठीक है। लेकिन नीट तक, जेई मेंस तक आप जितना मैं करा रहा हूँ इतना कर लो आप तसल्ली से। बोर्ड के लिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, प्लस अपनी ज्ञान बूस्टर अपने पास है, उसका एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं सॉल्व। ठीक है। नीट जेई मेंस के लिए जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बोर्ड से अलावा जो चीज़ें आती हैं वो मैं बताते चलूँगा आपको साथ साथ। तो इसलिए जुट जाओ आप। ठीक है। तो समझदार हो बेटे, वक्त ख़राब नहीं करना है। तो जवानों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत छोटा है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है ना वो बाकी जगह तो है इंपॉर्टेंट ये तो आप समझ लेना। ठीक है। तो सब्जेक्टिव में इसका जो डेरिवेशन है, जो एक्सप्रेशन है, बहुत बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि साहब नीट में फिजिक्स हमें नहीं आती है या उनको टेढ़ी लगती है फिजिक्स, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करो यार प्लीज़, मिलवाओ एक बार। हाँ, कहो उनको कि एक बार देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भला होगा किसी का। तो प्यारे जवानों, सिंपल साधारण सी बात है। देखो कैपेसिटर किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ये कैपेसिटर ऐसा दे रखा है कि जिसकी प्लेट्स पैरेलल हो। तो ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है। पहले भी मैं प्लेट वाले क्वेश्चंस करा चुका हूँ, करवाए थे यार कंडक्टर में। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दो प्लेट हमने ले रखी हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए नाम पड़ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके। सिंबल सबका एक जैसा ही होता है, जो भी कैपेसिटर है सभी का सिंबल यही होगा। इनकी कैपेसिटेंस यदि वेरिएबल होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि इस तरह से निशान लगा देंगे, इट इज़ वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर हैविंग वेरिएबल कैपेसिटेंस, इट इज़ कैपेसिटर हैविंग फिक्स कैपेसिटेंस। चाहे उसकी प्लेट्स प्लेन हो चाहे स्फेरिकल हो, सिंबल यही रहना है। ठीक है ना? तो सिंबल पे आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। हाँ तो जवानों,
अब मैंने क्या कहा कि मान लो यहां से एक प्लस क्यू चार्ज इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो इस पे आ गया प्लस का क्यू चार्ज, तो जवान इस पे कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल थे इनिशियली। तो इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, तो प्लस का क्यू आ गया, इस पे माइनस का क्यू आ गया। क्लियर है? अब मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, एक जो यहाँ पे अजम्पशन हम लेंगे वो क्या लेंगे कि सीड्स जो है ना, सीड्स ये इतने हैं कि काफ़ी मतलब जो इनकी डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो बड़ी है डायमेंशंस एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। क्यों? क्योंकि यदि हम छोटा मान लेंगे तो देखो होता क्या है कि हम ऑलरेडी गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं कि यदि सीट हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना आसान होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है यदि थिन लॉन्ग सीट है तो। ठीक है, तो यदि वो फाइनाइट होती है तो उसके किनारों पर थोड़ा सा फील्ड की प्रॉब्लम आती है, अपने को फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। लेकिन बाकी जगह पे हम नियरली एक सीट बड़ी सीट है तो उसके जस्ट पास में फील्ड लगभग कांस्टेंट रहता है, तो हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला रिलेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो बातें लिख रहा हूँ। लेट ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों एक जैसी प्लेट है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अरे जाना, समझ रहे हो? हाँ, मैंने क्या बताया कि जो डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस ये काफी कम है एज कंपेयर टू देयर एरिया, मतलब ये लार्ज सीट की तरह से बिहेव करेगी। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी मान रहे हैं कि जो डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी लेस देन एरिया। अब आपको इस बात में एक छोटी सी प्रॉब्लम नजर आएगी कि डायमेंशनली ये दो चीज कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एरिया में मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और इसमें सिर्फ मीटर, ये लेंथ है, ये एरिया है। तो इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए हम इधर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमने अजम्पशन माना है, ऑलरेडी हमने लेट कर लिया है ये। ठीक है, अब तो भाई साहब सी कैपेसिटेंस मान लो इस सिस्टम की, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। जो भी ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस हम C मान लेते हैं। आपको मालूम है प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जवानों एक बात बताइए, हमें यदि बाय डेफिनेशन बात करें यदि हम, तो हम C को क्या लिखते हैं, Q डिवाइडेड बाई V, ये लिखते हैं। व्हाट इज Q? ये वो चार्ज होता है जो एक प्लेट से दूसरे पे हमने ट्रांसफर किया है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक वायर लगा दें, जोड़ दे, तो वायर में से कितना फ्लो करके जाएगा। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब दोनों इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं तो प्लस वाला चार्ज आप मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर इक्वल अपोजिट ही दे रखा है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो V होता है ये होता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये है कि साहब हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारा मकसद है, ये तो हमें पता है। ये निकल गया किसी भी तरीके से तो C आ जाएगा, C आ जाएगा। तो अब क्योंकि ऐसा है इसलिए अब हमारा मकसद V निकालना है, तो V को निकालेंगे। अब V निकालने के लिए थोड़ा सा मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, जरूरत नहीं थी इसको पहले लिखने की, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा कि आपके माइंड में एक इमेज बने कि हाँ भाई हमारा ये टारगेट है, एक टारगेट सेट हो गया है। मैं कह रहा हूं भाई ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टारगेट के साथ आप काम करेंगे, मजा आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो गई। तो अब हमें V निकालना है। अब V निकालने के लिए आप अलग अलग तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मेथड अप्रोप्रिएट है वो क्या है कि एक सीट के पास, सीट के कारण हमने V नहीं पढ़ा हमने, V एक मैंने आपको कराया था, याद होगा आपको, एक थिन वायर है हमारे और सीट भी है, सीट या वायर दोनों के लिए मैंने दो अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया था। लेकिन एक सीट के लिए, और वो भी इनफाइनाइट सीट के लिए, तो मैंने कहा था उसके लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हम डिफाइन ही करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो अब क्या करें साहब, तो एक दूसरी अप्रोच है ना हमारे पास। हमें पता है, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूं कि E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चल रहा हो तो हम इसको E इंटू डी इक्वल टू dV लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, माइनस का तो हिसाब हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अपने को इसके अंदर, खत्म। तो अब मुझे एक बात बताइए, हम मान लेते हैं E इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। तो जो है ना, एक बात बताओ यार, इस पॉइंट पर इस प्लस वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, किधर होगा? डायरेक्शन होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की? हाँ, नहीं होती? अरे भाई नोट्स पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, कहां होती है? ऊपर नीचे। कहां? ऊपर नीचे। अरे यार ऊपर नीचे क्या करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से होगी। प्लस के कारण कहां होती है? अवे या टुवर्ड्स, दूर होती है, पास होती है? पास में माइनस के कारण होती है। ये प्लस है तो प्लस के कारण मेरे भाई दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस के कारण दूर होगा, और इस माइनस के कारण इसके पास होगा।
इसके कारण दूर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण जो पास होगा उसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक थिन सीट का, क्योंकि एक ही तरफ चार्ज है। अब आपके मन में एक जरूर सवाल आएगा जी, ये सीट तो कंडक्टिंग है और कंडक्टर के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फिर मैं आपको पता क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मैंने इस पे ना 8 वीडियोस बना रखी हैं, देखो ना यार एक बार, हाँ 2-3 वीडियो तो प्लेट्स पर ही हैं, सिर्फ देख लो क्लियर हो जाएगा। और यदि वो देख रखी है तो ये डाउट आएगा ही नहीं आपका। मैंने दोनों तरीकों से प्रूव करवा रखा है, दोनों तरीकों से, कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लगाएंगे तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट वाले से कैसे निकालेंगे, दोनों तरीकों से मैंने सोल्व करवा रखा है। तो घबराओ मत, वो वीडियो देख लो, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो जवानों, कहने की बात यह है कि इस जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो हमें पता चल गया है कि दोनों के कारण उधर आ गया, एक ही तरफ आ गया, तो नेट दोनों का सम हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, लेट ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो सिग्मा है इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे बता दो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, भूल गए, यहाँ चार्ज अपॉन एरिया, याद रखना काम आएगा। वैल्यू मैं अभी रख देता हूँ, इसका मतलब एज सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन यूनिट एरिया, तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो मालूम है एज वी नो दैट, हमें तो मालूम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स का नाम यदि वी मान ले, मैंने लिखा था क्या, दोबारा कहीं नहीं लिखा ना, तो पहली बार लिखा है, नाम पूरा लिख रखा हो तो तुम दोबारा पूरा नाम नहीं लिखते। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस d। इससे क्या निकल के आया भाई साहब अपने पास एक प्यारा सा रिलेशन आ गया है। हमने क्या निकाला भाई साहब, v इक्वल टू ई की वैल्यू रख दो भाई साहब, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा d। भाई साहब पता है क्या किया हमने, ये जो e की वैल्यू थी इसको सीधा यहाँ पे पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू d। अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यदि पहली इक्वेशन यूज करें तो हम क्या लिख देंगे, c विल बी इक्वल टू q अपॉन v, v इज q d अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, तो ए एप्सिलॉन नोट साहब q से q गया, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, एप्सिलॉन नोट a डिवाइडेड बाई d। मेरे प्यारे जवानों, this is equal to epsilon naught a by d. What is a? Area of the plates. What is d? D is the separation between the plates. And what is epsilon naught? What is epsilon naught? It is the electrical permittivity of free space. हमने शुरुआत में यहाँ वैक्यूम ही माना है, तो मीडियम नहीं दिया मैंने शुरुआत में, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस किस पे निर्भर करेगी, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे और मीडियम पे। अब यदि ऐसा हो जाए, इफ K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाए, क्या हो जाए, K हो जाए, इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको, अगली 2-3 वीडियोस के बाद आएगी वीडियो, उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन को K इंटू एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देंगे यदि कोई दूसरा मीडियम आता है तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि यदि हम यहां पर एक मीडियम डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें बीच में, इवन मैं आपको कराऊंगा एक डेरिवेशन जिसमें कंडक्टर डाल देंगे तो क्या होगा, तो वो डेरिवेशन मैं आपको कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी ये चीज आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, मतलब यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने तो क्या बन गया है भाई साहब, C की वैल्यू क्या हो गई है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात ये अच्छे से समझ आई। यहां पर फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, हमने एक अजम्पशन लिया है कि भाई साहब प्लेट्स जो है वो इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह बिहेव कर रही हैं, दोनों बहुत ही पास पास रखी हुई हैं,
ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज कर पाए। देखो कुछ नहीं किया हमने सिर्फ छोटा सा काम किया है, C = Q / V लगाना था। क्यों तो हमने मान ही लिया शुरू में, ठीक, V निकाला हमने, और V निकालना बड़ा ही आसान था, बेहद आसान था। एक रिलेशन यूज करना था, E × D, बस E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमने निकाला, प्लस के कारण अवे माइनस के कारण भी अवे, तो दोनों एक ही तरफ, माइनस के कारण टुवर्ड्स, इसलिए दोनों का एक ही तरफ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। अच्छा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और इस माइनस के कारण टुवर्ड्स होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो अपने को यहाँ का कोई मतलब भी नहीं था, हम यहाँ के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? तो आपको शायद जवानों बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे कोई पूछता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। फाइनल रिलेशंस तो टिप्स पे होने चाहिए, इसी के साथ साथ आपको अजम्पशन भी मालूम होना चाहिए कि अजम्पशन क्या लिया है हमने। क्लियर है? तो जवानों ये बात अच्छे समझ में आई। अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक फिजिक्स पढ़ो और इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट आता है तो भेजो मेरे पास, मैं सॉल्व करूंगा। ओके जवानों, गुड बाय, टेक केयर।